बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं इमरान हसन। एक्चुअली पहली लाइन के अंदर मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कुछ और कहना चाह रहा था। आज मैंने कहा कुछ चेंज करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा नहीं, लेट्स गो टिपिकल द वे वी गो। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ है। आज थोड़ा सा अच्छे से स्टार्ट होना चाहिए कंपेरेटिवली कल की निस्बत। आज जो इनिशियल सिग्नल है ना गर्मी का, वो थोड़ा सा हल्का है। गर्मी थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी स्लाइट सी, लेकिन कल जो पारा था वो हमने मोइंजोदड़ो का मुसलसल जिक्र किया था। दादू जैकबाबाद वाज टचिंग 49 एंड इमेजिन सिंध के इलाकों में अगर 49 रिपोर्ट हो रहा हो तो वो महसूस कितना हो रहा होगा। गर्मी कितनी शदीद है। आपसे इल्तमास है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाहर जब भी निकलें सर को कवर रखें, हाथ में छतरी ले सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त अम्ब्रेला लेके निकलें, और बुनियादी जो उसूल हैं सेहत के या बुनियादी जो एहतियातें हैं वो लाजमी करें। एक जानब शदीद गर्मी और कल बारिश ने सारा हमारा मज़ा ख़राब कर दिया। इतनी उम्मीदें थी, इतनी क्या कहना चाहिए प्लानिंग्स के साथ हम बैठे थे कि लीड्स में हम मैच देखेंगे, लेकिन बारिश ने इस मैच को मुलतवी कर दिया और ये सीरीज़ का पहला मैच था। सो 4 में से एक गया, अब 3 रह गए। एक तो टपक गया, यानी कि नहीं हुआ, वो बारिश की नज़र हो गया। ये लीड्स में खेला जाना था, कल सारा दिन ही यहाँ पे बारिश रही, और ये जो हेडिंगले ग्राउंड है इसके मनाजिर भी आप देख रहे हैं। इसको फिर कवर कर दिया गया था और फिर टॉस से पहले ही मैच को कैंसिल कर दिया गया। सो इस तरह ना टॉस हुआ ना मैच हुआ। दूसरा जो मैच है सीरीज़ का वो एजबेस्टन में खेला जाएगा, और इस मैच में क्या सूरत हाल रहती है, वेदर कंडीशंस क्या रहती हैं, क्या हो पाता है या नहीं, उस बारे में बात करेंगे। बहरहाल ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप है इसके लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का बाकायदा ऐलान जो है ना जी वो आज होगा। दिस इज़ अनदर बिग स्टोरी। हसन अली, सलमान अली आगा और मोहम्मद इरफान रिपोर्टेडली ड्रॉप कर दिए गए हैं। मुजवज़ा स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम है, रिजवान है, फ़खर जमान है, इफ्तिखार अहमद, साइम अयूब हैं, शादाब, आजम खान, इमाद, वसीम, अबरार और उस्मान खान भी जगह बनाने में कामयाब हुए। इट्स अ गुड न्यूज़, आई थिंक उस्मान इज़ अ गुड चॉइस। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी हैं इसमें अपने पेस अटैक या पेस बैटरी की अगर हम बात करें। नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ़ हैं, मोहम्मद आमिर और अब्बास आफरीदी भी अमेरिका और वेस्ट इंडियन सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। सो कंपैरेटिवली एक अच्छा स्क्वाड है, देखते हैं कि परफॉर्म कैसा करता है। T20 वर्ल्ड कप के लिए जो हतमी कौमी स्क्वाड के ऐलान की डेडलाइन है वो 24 मई है। सो देखना यह है कि आज क्या हतमी नाम सामने आते हैं। नहीं, आज 23 चूँकि तारीख है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट की बात हमने की और एक मुसलसल ख़बर जिसका फॉलोअप हम लिए हुए हैं वो रिस्पेक्टेड शहीद प्रेसिडेंट रईसी साहब के हवाले से है, जिनकी कल नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। लाखों लोग सड़कों पे उमड़ आए। ऐसा लगता है कि एक जमे गफ़ीर था, एक समंदर था अवाम का, जो कि वालिहाना मोहब्बत का इजहार है। किसी सिटिंग रूरल के लिए इतने ज़्यादा लोगों का निकलना ये बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी बैठे हुए बादशाह जो हुकूमत कर रहा हो, उमूमी तौर पर अवाम नाला रहती है, रिवायतें ऐसी हैं, लेकिन ज़बरदस्त है कि लोग इनके लिए निकले। 2021 से इन्होंने अपने मनसब को संभाला था और ईरान के सदर के तौर पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। उनकी नमाज जनाजा तेहरान में अदा की गई। जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली ख़ामनई साहब, उन्होंने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब नमाज जनाजे के अंदर शरीक हुए और पाकिस्तानी कौम की तरफ से जो ताज़ियती पैगाम है वो ईरानी क़यादत को पहुँचाया। बहुत ही दुख का लम्हा है ईरानी कौम के लिए, और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ईरानी कौम जल्द इससे निकले और मामलात आगे बढ़ें। आज एक्सपेक्टेड है अब से कुछ देर के बाद मशहद के अंदर, जो कि मजहबी शहर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का जहाँ पे रोज़ा मुबारक मौजूद है, उसके अहाते में अब से कुछ देर बाद मुतवक्के है कि जो सदर हैं ईरानी और उनके रुफ़क़ा, उनको दफन किया जाएगा, उनकी तदफीन की जाएगी। आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह जो ये अपडेट्स आती हैं। और इससे पहले कि हम मज़ीद पॉलिटिक्स पे बात करें, शहबाज शरीफ साहब हमारे वज़ीर आज़म मुसलसल मसरूफ़ हैं कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकली तो हासिल हो ही जाए, लेकिन उसके साथ साथ मुआशी तौर पर कुछ ना कुछ मिल जाए। तो मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि वज़रा, मुख्तलिफ वज़रा जो कि अहम वज़रा हैं, उनका एक वफ़द भी वज़ीर आज़म के हमरा जाएगा। UAE के सदर से मिलेंगे, शेख मोहम्मद ज़ैद साहब से उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इसमें तिजारत है, सरमायाकारी है, दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, ओबियसली इस पर बात होगी। और वज़ीर आज़म की जो अमाराती कारोबारी शख्सियात हैं और मालियाती इदारे हैं, इनके सरबराहान से भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। ये दौरा एक कसीर जहती दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद बेहतर बनाने का अहम कदम है। दिस इज़ व्हाट आवर फॉरेन मिनिस्ट्री सेज़, फॉरेन ऑफिस सेज़। सो हमने देखना है कि इस दौरे से क्या पाकिस्तान क्या नताइज हासिल करता है। वैसे कल भी साइड लाइन पे प्राइम मिनिस्टर की कुछ अच्छी मुलाकातें हुई थी, जिसमें अमीर कतर भी शामिल थे, तो इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। मीनवाइल पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त अनफोल्ड हो रही हैं, और ऐसा लग रहा है कि इदारों के दरमियान, जिसमें अब पार्लियामेंट, अदलिया, सब सियासी जमातें, हुकूमत शामिल हैं, कुछ तनाव बढ़ता जा रहा है ऐसा लगता है। हमने बड़ी खबर में इसी पर बात करनी है। तो क्या मैं सही सोच रहा हूं या नहीं, इस पर हम तज्जिया लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना ज़रूरी है।
गुज़िश्ता दिनों कुछ दिनों से इनफैक्ट हम अगर देखें तो जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी जानिब से अदलिया पर तनकीद की जा रही है, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे वो मेंबर असम्बली हैं। ख़ास तौर पे फैसल वावड़ा, मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से आपको याद होगा नोटिस भी उनको जारी हुए। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के इजलास में भी जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी जानिब से एतराज़ात उठाए गए थे। जो एम के सेनेटर हैं फैसल सब्ज़वारी, उन्होंने कहा कि फैसल वावड़ा ने कल एक अहम नुक्ता उठाया। ऐसा लगता है कि लाखों वोट लेने वाले अरकान पार्लियामेंट के अलावा सबकी इज्जत है, हमारी नहीं है। आइन सिर्फ जजों की इज्जत की बात नहीं करता, ऐसा भी उन्होंने कहा, बल्कि अरकान पार्लियामेंट की इज्जतों की भी बात करता है। नून लीग के जो सेनेटर हैं तलाल चौधरी साहब, जो कि पाबंदी भी काट चुके हैं, आपको याद होगा तौहीन अदालत के केस के अंदर, उन्होंने इज़हार ख्याल किया कि पूरी महज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून ख़त्म हो चुका है। आइन बनाने वालों को सज़ा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सज़ा देनी होगी। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने भी इसी हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया और तौहीन अदालत और तौक़ीर अदालत की बात की। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि जी तासुर ऐसा मिल रहा है कि इजलास जो है ना, जो बुलाया गया, इसका मकसद एक ही है और जजेस इसके निशाने पर हैं। और उन्होंने कहा कि हम पिछले कई दिनों से ये देख रहे हैं कि ये रविश चल रही है। शायद वजह यह है कि कोई फैसला या रिमार्क्स ना आए हमारे खिलाफ। कुछ जजेस के खिलाफ प्रॉक्सीज शुरू की गई हैं और कल फिर फैसल वावड़ा ने कहा था कि मुझे प्रॉक्सी कह के मेरी भी तो इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया गया है। खैर, दूसरी जानिब रऊफ हसन साहब पे हमला हुआ, तहरीक इंसाफ के FIR दर्ज हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमें जुडिशल कमीशन चाहिए। रऊफ हसन ने कहा जी मारना है मार दें, आपके खिलाफ बात करेंगे, ही माइट बी रेफरिंग टू इस्टेब्लिशमेंट। और इस वक्त आमने सामने है। और दूसरी जानिब कल हमाद अजहर साहब ड्रामाई तरीके से बाहर आ गए और जब वो ड्रामाई तरीके से बाहर आए तो इस्लामाबाद पुलिस भी उससे ज़्यादा हॉलीवुड एक्शन के अंदर वहाँ पर नजर आई उनको पकड़ने के चक्कर में। और द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज ऑफ द होल स्टोरी वाज के हमाद साहब ने कहा जी कि खान साहब की तरफ से कहा गया कि अब बाहर आने का वक्त है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सारी इस सियासी सूरत हाल पे, इस मंजरनामे पे हमारे साथ बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वो प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आप इनको जानते हैं, सीनियर तजियाकार हैं सियासी उमूर के हवाले से खास तौर पे, और फेडरल में होने का और भी इनको एज है कि इनकी जो साइड लाइन की मुलाकातें हैं उसमें बड़ी खबरें प्रोफेसर साहब के पास भी होती हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई होप आप ठीक ठाक है। सुबह कैसी हुई आपकी प्रोफेसर साहब? बहुत अच्छी हुई, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि आज मौसम में कुछ वो गर्मी की हिद्दत कम है, तो उम्मीद करते हैं कि इन दिनों कोई बारिश का भी इम्कान अगर हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। वैसे एक तो थोड़ी सी ताल्लुकात के हवाले से एक रहमत की बारिश तो कल तहरीक इंसाफ और JUI फे के दरमियान भी हुई, वो मैं स्किप कर गया नुकता। बड़ी अहम मुलाकात हुई और फिर उसके बाद एक प्रेस टॉक भी हुई जिसमें कुछ अच्छे ख्यालात का इजहार किया गया। मौलाना के फेशियल एक्सप्रेशंस दो कि उनकी बातों का साथ नहीं दे रहे थे, बीइंग जर्नलिस्ट मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था। खैर इसमें मैं बाद में आता हूँ। सबसे पहले ये जो इस वक्त एक बयानबाजी का सिलसिला मुसलसल शुरू हुआ है और अदलिया के ऊपर कल खुल के आजम नज़ीर तारड़ साहब, तलाल चौधरी साहब, फैसल सब्ज़वारी, कल बड़ा इन्होंने ओपनली बात की है। और तारड़ साहब ने तो बाकायदा तौर पे कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर अदालतों के सामने पेश हो और काबीना को आप सामने बिठा के फैसला करें। आपके ख्याल में ये रविश या ये पार्लियामेंट का स्टैंड ठीक है या कहीं अदालतों को कमजोर करने के मुतरादिफ है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? मैं ऐसे देख रहा हूँ कि देखें ये अब क्यों, ये जज जो मौजूद जज साहिबान हैं ये अभी कोई नए अपॉइंट होके दिनों आए नहीं आए, तो ऐसा अब क्या हुआ है कि अब आप इसकी टाइमिंग देखनी पड़ेगी। वो ये है कि इसका पस मंजर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक लेटर लिखा है, यानी एक फैसले आपके ताकतवर हलकों के और हुकूमत के हक में आते रहे तो वो जज बड़े अच्छे हैं। तो जो बेसिकली जो रियासत है उसके अंदर जो अहम सतून है, 4 सतूनों में उसमें एक जुडिशरी है, और किसी भी माशरे में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और मजबूत रियासत हो नहीं सकती जब तक आजाद और खुद मुख्तार अदलिया ना हो। तो हमारे यहाँ ये रही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर तो मार्शल लॉ रहे हैं, तो उसके अंदर ये रवायत रही है कि जजेस PCO के तहत हल्फ उठाएं, हुक्मरानों की हर चीज को वैलिडेट करें। तो जब ट्रांजिशन में हम आ गए तब भी अब ये जो लोग कह रहे हैं, मसलन मुस्लिम लीग नून से पूछा जाए कि जब साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी नायल हुए थे तो मियां नवाज शरीफ की हर तकरीर में होता था साबिक नायल वजीर आजम, और फिर अब भी एक काला कोट में मौजूद है, वो काला कोट मौजूद है, काला कोट। तो इसी तरह जब उन्हें निकाला गया तो वो भी इसी मॉडल में था, लेकिन वो सिर्फ अपनी बात करते हैं। तो दूसरा ये जो पहलू है कि इस वक्त अवाम के नुमाइंदे जो हैं क्या पार्लियामेंट में ये बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक नया यहाँ मेथड हुआ है, और ये मेथड बाप पार्टी से शुरू हुआ, सादिक संजरानी से शुरू हुआ, और इमरान खान साहब भी इसका हिस्सा थे, आसिफ जरदारी साहब भी हिस्सा थे। अब वही लोग
विदाउट एनी पार्टी सपोर्ट वो पार्लियामेंट में आ गए और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यानी ना वो पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एमक्यूएम के ये जो अरकान कह रहे हैं कि लाखों वोट। आप हैरान होंगे, आपने भी इलेक्शंस के दौरान आपसे गुफ्तगू होती रही, 5 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने वाला 20,000 30,000 लेके जीता, जो एक मैं समझता हूँ कि लोकल बॉडीज का जो काउंसलर है वो भी ज्यादा वोट ले जाता है। तो ये एक स्पेस है जिसके अंदर ये लोग आए हैं और अब ये पार्लियामेंट को यूज करके हमला आवर हो रहे हैं इदारों पे। अच्छा। अब बात ये है कि मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद यूनिवर्सिटी जाऊंगा और वहां जो नौजवान है जिनको ऊपर वालिदैन की उम्मीदें हैं, इकोनॉमी हमारी परफॉर्म नहीं कर रही, उन नौजवानों के लिए रोजगार की किसी को फिक्र है तो ये नौजवान कहाँ से खपेंगे, वालिदैन की उम्मीदें कैसे करेंगी। किसी भी मुल्क में यूथ जो है वो उसका एक बड़ा प्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये जितनी आपने सुबह खबरें दी हैं, जो हर रोज की खबरें हैं और हमारी 76 साल की खबरें हैं, इनके अंदर कहीं हमारा जो फ्यूचर है यूथ उससे मुतालिक कोई खबर आपको मिलती है? नहीं मिलती और यही नाकामी की सबसे बड़ी वजह। ठीक है, आप बिल्कुल, आई एग्री, आई कांट एग्री मोर। और ऐसा ही होता है, या तो अपनी पॉलिटिकल जोड़ तोड़ की बातें कर रहे होते हैं और मैक्सिमम कर्जे लेने या देने की बात इसलिए हो रही होती है क्योंकि उसका ताल्लुक भी पॉलिटिकल गेन से होता है, सियासी स्टेचर से होता है, कद से होता है। अच्छा, एक जानिब तो चलें हमने ये बात कर ली, लेकिन दूसरी बात जानिब हमें ये भी मालूम है कि हमारे सियासतदान कितने ताकतवर हैं कि वो ये बातें कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन हमें ये मालूम है कि उनका कद काट कितना है कि वो इतने बड़े लेवल की स्टेटमेंट्स दें। ओके, रिमेंबरिंग नवाज शरीफ साहब व्हेन ही सेड इनफैक्ट इन एट गुजरावाला, जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी उस वक्त आर्मी चीफ के बारे में बात की थी और डीजीआई के बारे में, तो वो लगता था कि ओके कोई एक पावरफुल स्टेटमेंट आ रही है। लेकिन अब इन स्टेटमेंट्स का ऐसे तलाल चौधरी साहब जैसे सियासतदानों की तरफ से आना, डू यू थिंक कि वाकई उनके जाती ख्यालात हैं और अब उनको लगता है बतौर पार्लियामेंटेरियंस या बतौर लेजिस्लेटर्स कि उनको इस पे बात करनी चाहिए या नहीं? इसके पीछे महरकात मामलात कुछ और हैं? देखिए, वो उनकी पार्टी लाइन है या कहीं से उनको एक लाइन मिली है, लेकिन इन बयानात को इतनी अहमियत भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप मैं यहाँ से अपने घर से निकल के बाहर माशरे में जाऊं और कोई 10,000 लोगों से पूछूं तो अक्सरियत को इन बयानात का पता ही नहीं होगा, या पता होगा भी तो वो उसका कोई सीरियस नहीं लेंगे। तो ये जीनत तो जरूर है मीडिया की, लेकिन आम आदमी से इन बयानात का एक डिस्कनेक्ट है। फिर हमारे जो सियासतदान है, एक वक्त के बयानात में, एक दौर के बयानात में, अगले दौर पे माफी मांग रहे होते हैं कि हम आइंदा ये नहीं करेंगे, और दोबारा मौका मिलने पे वो आइंदा ये, वो ख्वाजा आसिफ हो, वो तहरीक इंसाफ के मिनिस्टर हो, वो पीपल्स पार्टी के हो, उनके आप पिछले 10 साल के बयानात निकाल लें, ठीक है, अपोजिशन के बयानात एक ग्राफ में शामिल कर लें और गवर्नमेंट के बयानात एक ग्राफ। तो इस पे आखिरी नुक्ता जरा अलमारी में से निकाल लेते हैं बयानात अपोजिशन दौर के और हुकूमत दौर, इनका ये इसलिए अवाम इनको संजीदा लेते ही। ठीक है, मुख्तसर मुझे ये बताएं, ये सिलसिला यहाँ पे रुकेगा या अब कुछ अदालत की, क्योंकि अदालत भी बड़ी सेंसिटिव हुई हुई है ना आजकल, खास तौर पे उस खत के मामले के बाद अदालत के अंदर भी मामलात ऐसे नहीं है। जो जस्टिस कियानी की रिमार्क्स थे अहमद फराद शायर केस में, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे और बड़े क्रिटिकल भी थे, क्वाइट स्ट्रेट। तो अदालत इधर इस मामले को ये रुक जाएगा बयानात और इख्तलाफात का, या आपको लगता है नहीं ये फर्दर शिद्दत इख्तियार करेगा? ये देखिए, इसका क्राइसिस का कोई हल तो निकालना पड़ेगा और हल ये आइन की तरफ ही जाना पड़ेगा। इन तमाम की रियासत कैसे चलेगी, आइन के अंदर जो मुतय्यन करदा इख्तियारात और हदूद हैं हर इदारे के, वो, और किसी भी माशरे में जो स्टेट ऑफ ह्यूमन राइट्स होती है उससे उसकी जुडिशरी कतई तलब नहीं रह सकती। अगर इंडिया के अंदर इंडिया की जुडिशरी कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स को वैलिडेट करती है तो पूरी दुनिया से उसे हम तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उसने आर्टिकल जो था 370A पे ये किया। तो किसी भी मुल्क में, और इसराइल की जुडिशरी जो है उस पे होता है कि वो अपनी जो ह्यूमन राइट एट्रोसिटीज हैं, खिलाफवर्जी हैं, उस पे उसको वैलिडेट करती है। तो जुडिशरी का काम होता है कि रिलीफ देना और माशरे में जो शहरियों के बुनियादी हकूक हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, वो जहां पे भी आ जाए। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी सी जरा सबसे अहम उस मुलाकात का तज़किरा कर लें जो कल तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब के दरमियान हुई। मुलाकातें पहले भी हुई, लेकिन कल कुछ अच्छे ख्यालात का तबादला ऑन मीडिया माइक्स भी हुआ। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक तरफ है, दूसरी जानिब कल हम्माद अज़हर सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा है कि अब सामने आने का वक्त है, फिर वो पेशावर चले गए। ये क्या सिग्नल्स हैं जी?
ये सिग्नल ये कि तहरीके इंसाफ का मुश्किल वक्त जो है वो काफी हद तक खत्म हो गया है। जिस तरह आपने कहा आखिर में कि वो पेशावर चले गए, पेशावर में उनकी गवर्नमेंट है और यहाँ बेल है। असम्बली के अंदर उनकी अच्छी खासी तादाद सूबाई असम्बलियों में और वफाकी सतह पे जो वो उनका जो रोपोशी का जमाना था इब्तला का, वो हमें नजर आ रहा है कि उनकी एक स्पेस उनके लिए जनरेट हुई है जिसमें वो पार्लिमानी सियासत कर सकते हैं। और इमरान खान साहब ने भी अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। जेल के अंदर वो जो इश्तराक है और दूसरी सियासी जमातों से राब्ते भी कर रहे हैं, जिस तरह महमूद खान है, चकजई है, मौलाना फजलुर रहमान है, जमात इस्लामी है। और कल सेनेट में जो एमल वली खान ने ANP के रहनुमा है, उन्होंने जो तकरीर की है वो भी तकरीर उन्होंने उनकी PTI के हल्के भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये जो इश्तराक और तावन है तहरीके इंसाफ का दूसरी जमातों से, इसका दायरा वसी होगा। अच्छा, इसका दायरा वसी होगा जी, वो वसी होगा क्योंकि अपोजिशन में जब होते हैं आप तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, वो जुल्फकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी पार्टी सोलो फ्लाइट करके अपने मकासद लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल अपनी जगह ये भी मौजूद है ना, फिर हम 9 मई को किस तरफ डालेंगे जिसका पूरा साल हमने जिसका हमने तस्करा किया। फिर अभी जब 9 मई आया हमने इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल कैंपेन्स देखी, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे थी, बड़ी भारी भरकम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हमने DGISPR की। तो इसका मतलब है कि बिहाइंड द सीन्स थिंग्स आर डिफरेंट, या फिर नहीं, लाइन अब अपनी अपनी, अदलिया की अपनी लाइन है और ताकतवर हल्कों की अपनी लाइन है। इसका क्या मतलब लें फिर हम? इसका नहीं मतलब यह कि एक अगर फेयर एनालिसिस किया जाए तो 9 मई का दिन एक काबिल मजम्मत एक वो वाकया था जिसके अंदर एक जो लोग मुलविस थे वो पाकिस्तान के हमारे कौमी सलामती की इदारों के और शहीदों की यादगारों पे चढ़ गए। लेकिन अब जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको, और एक सियासी पार्टी जो करोड़ों वोट लेती है जिसके असेंबली में मेंबर हैं, इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसको हम ये नहीं कह सकते कि उस वाक़े की बुनियाद पे हम एक सारी पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दें या उस पर इब्तला का कर दें। और दूसरी तरफ जो अहम तरीन मैं ये बात करने लगा हूं कि 9 मई में जो लोग कुछ मुलविस थे वो IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, उन्हें अदालतों से भी रिलीफ मिल गया। उनमें से बहुत सारे लोग इलेक्शन लड़े हैं, बहुत सारे लोग असेंबली में आ गए। तो ये हमने खुद इसका मजाक बना दिया, हमने उनके लिए एक ऑप्शन दे दी है कि आप इस पार्टी में आ जाए तो 9 मई कोई भी नहीं है। तो इस तरह की जब हम चीजें करते हैं तो वो केस हमने कमजोर कर दिया। मेरे ख्याल में अगर इस वक्त सबसे ज्यादा अदालतों के चक्कर किसी शख्स को लगाने चाहिए तो वो तो उस्मान बुज़दार होते, जिन्होंने 3.5 साल पंजाब को नहीं चलाया बतौर चीफ मिनिस्टर। उनसे पूछना चाहिए था कि अवामी ओहदे पे रहते हुए आपने इसका कैसे। आखिर में रऊफ हसन साहब का मामला, इस पर जरा मैं फाइनल कमेंट आपको चाहूंगा इन 30 सेकंड्स। PTI मुतमईन नहीं है FIR से, हालांकि हुकूमत कह रही कि वही FIR तो दी है जो आपने दरखास्त लिख के दी थी, और क्या चाहते हैं आप? मैं ये देखता हूँ कि देखें, एक तरफ दुनिया में भारत में इंतखाबात हो रहे हैं, ईरान के प्रेसिडेंट का वो क्रैश हुआ है, मशरिक वस्ता की सूरत हाल है, और फेडरल कैपिटल में हम क्या कर रहे हैं? हम सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पर उस एक शख्स पे हमले करा रहे हैं कि जो एक हमारा उनसे इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन रिस्पेक्टेबल मौजूद शहरी है। तो दुनिया में सुन तो सही, तेरा जहां में फसाना है क्या? सियासी जमात ने करवाया, किसी सियासी जमात ने करवाया सियासी इख्तिलाफ की बुनियाद पे? सियासी जमातें तो देखें वो पार्लियामेंट में एक दूसरे के मुंह के सामने तनकीद करती हैं। अच्छा, तो उनके लिए जब वो एक सियासतदान गली में वोट मांगने जाता है तो हर गली में उसके हामी भी होते हैं, मुखालिफ भी होते हैं, लोग मुंह पे उसे सुना भी देते हैं। जो लोग तनकीद के आदी नहीं है वो ऐसे रिएक्ट। ठीक हो गया भाई साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सियासी क्या कहना चाहिए, अपने नजरियात हमारे साथ, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं करंट सिचुएशन के ऊपर। आई होप देखने वालों को इससे कुछ फायदा भी हुआ होगा, मालूमात भी मिली होंगी। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब आपकी मुलाकात एक ऐसे ही टैलेंटेड पाकिस्तानी नौजवान से कराते हैं जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के नाम को एज वी टिपिकली से रोशन किया है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ कि जिस डायमेंशन में उनका काम है वो बड़ा इंप्रेसिव है, तो हमने ज़रूरी समझा। आपको मालूम है फोर्ब्स का एक सिलसिला है, मुख्तलिफ खित्तों से मुख्तलिफ लोगों को, यंगस्टर्स को पिक करते हैं। 30 अंडर 30 एक सर्टिफिकेशन होती है या अवार्ड होता है या एक्नॉलेजमेंट होती है, चलें ऐसा कहा जा सकता है। एक फहरिस्त जारी की जाती है और इस दफ़ा इसमें 7 पाकिस्तानी ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनके नाम आए हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों के अंदर ज़बरदस्त किस्म की खिदमात सर अंजाम दी है या काम किया है। 30 अंडर 30 एशिया फहरिस्त में सुरखैल हैं,
सुरखैल बवाने, अदील आबिद हैं, एजाज़ नैयर हैं, इनके अलावा अली रज़ा हैं, अलीना नदीम है, एजो फाइटेक है, इसके अलावा और सब भी बुशरा सुल्तान साहिबा हैं जिनका नाम है। सो एक्चुअली इन सभी लोगों की जिनकी हम बात करें, ये सभी अपने अपने शोबों में बहुत ज़बरदस्त इन्होंने ओबियसली काम किया है, तभी इतने बड़े जरीदे ने उनको एक्नॉलेज किया, लेकिन हर किसी की डायमेंशन अपनी है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ के अंदर क्रिएटिव डायरेक्टर बुशरा सुल्तान मौजूद है और इनको आर्ट्स कैटेगरी के अंदर इसमें शामिल किया गया है। आर्ट्स और स्टाइल में काम करती हैं और अपने काम को नुमाया करती हैं। विमेन राइट के ऊपर ख़ास तौर पर डिमेन कटोर के नाम से एक अपनी मुहिम लेकर चल रही हैं और इस मुहिम को गुड़िया भी कहा जाता है। और फोकस इनका तस्वीरों के ज़रिए जो मुख्तलिफ दुल्हनें हैं या नौजवान यंग लड़कियां हैं उनके हवाले से कि उनको किस तरह कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है, तो ये कंट्रोल क्यों है और इनका आर्ट किस तरह उनको हेल्प कर सकता है, हमने इस पर भी बात करनी है। विद दैट हाउ शी फील्स अबाउट दिस एक्नॉलेजमेंट, ये भी बहुत बड़ी बात है। बुशरा इज राइट। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ग्रेट टू हैव यू। सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको? हाउ डज इट फील जब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपके काम को देखा जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, क्या फीलिंग है? ऑनेस्टली अभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने साथ बैठ सकूं और फील कर सकूं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग सो फास्ट, बट इट्स ट्रूली हम्बलिंग एंड आई डोंट हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड। बेसिक फैक्टर क्या है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके काम ने इंस्पायर किया है इंटरनेशनल कम्युनिटी को? क्या सिर्फ ख़वातीन के लिए काम करना, या मैं अमूमी तौर पे कहता हूँ कि हम अक्सर अपने माशरे की वीकनेसेस जब दुनिया को दिखाते हैं तो समहाउ इट इंस्पायर्स देम, अच्छा यार ये हो रहा है, हमारे सामने आ रहा है, लेकिन कुछ सर्टन एंगलिंग भी मैटर करती है या द वे यू डू इट ये भी मैटर करता है। आपके ख्याल में क्या था ऐसा जिसने एक्चुअली इंस्पायर किया? सो बहुत जगहों पे ये ऑलरेडी बात हो चुकी है। इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग समथिंग न्यू, राइट, बट इट्स नॉट व्हाट यू से, इट्स हाउ यू से। या तो बात ये है कि फैशन जैसे इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे एवरीथिंग हैज़ टू लुक परफेक्ट, एवरीथिंग हैज़ टू बी ब्यूटीफुल, राइट, ताकि लोग खरीद सकें, वो कंज्यूमर बेस्ड एक वो चीज़ है। और फिर उसके अंदर मैं, क्योंकि वो इतना बड़ा वास्ट किस्म का एक वास्ट किस्म की इंडस्ट्री है कि इतने लोग देखने वाले हैं, तो वन फाइन डे ड्यूरिंग कोविड आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई टू चेंज this, right, and try to educate people through and start a conversation through this industry, right, which is seen and watched by so many people. ठीक है। तो उसके अंदर मैं फिर, क्योंकि मैं essentially एक फिल्म मेकर हूँ, तो मैंने अपने narratives जो थे वो इन फैशन के काम में incorporate करना शुरू कर दिया। तो maybe that's how, maybe that's the reason I मैं चाहता हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आसान अल्फाज में थोड़ा सा अपने काम की नौयत समझाएं। हाउ यू डू इट, आप कैसे? ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि मैं कॉन्सेप्ट्स, नैरेटिव्स डिज़ाइन करती हूँ, और फिर उनको जो भी ब्रांड्स या कुछ भी होता है उनके साथ कोलैबोरेशन के अंदर इन प्रोजेक्ट्स को फिर प्रोड्यूस भी करती हूँ और इनको डायरेक्ट करती हूँ। ठीक है। और इसकी मैं क्योंकि प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर भी हूँ, तो फिर मैं उनकी मोस्टली जो ब्रांड्स होते हैं इनका मकसद तो बिजनेस होता है। दे ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे मीन बिजनेस, एंड क्रिएटिव चीज़ों को, इस तरह की क्रिएटिव चीज़ों को हमारी सोसाइटी के अंदर कम इंगेज किया जाता है, कम एक्नॉलेज किया जाता है। बट इफ़ यू गॉट दैट एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब ये है कि आपके काम ने इतना तगड़ा वो था कि उन्होंने उसको वो ग्रिप कर पाया अटेंशन किसी की। क्या ऐसा ही है? आई थिंक लोग भी, मतलब हमारी ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, हम उनको बहुत बेवकूफ़ समझते हैं कि हम जो उनको खिलाएंगे पिलाएंगे वो मान जाएंगे, राइट। तो उनको आई थिंक ये अच्छा लगा, क्योंकि मुझे बहुत शुरू से ही एक्नॉलेजमेंट ही मिली है फ्रॉम माई ऑडियंस ऑल्सो, बट आई ऑल्सो न्यू कि एक नीश मेरी मार्केट होगी, राइट। तो मैं ये नहीं सोचती थी कि मैसेज इसको अप्रिशिएट करेंगी, बट अब तो खैर इट्स समथिंग डिफरेंट, बट मेरी ऑडियंस ने समझा उस चीज़ को, हमेशा उसको अप्रिशिएट किया और अंडरस्टैंड भी किया। मेरे ख्याल से वो दे वांट टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस। अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है, और कभी कभी बड़ा इस पे मुझे सोचने का जब भी मौका मिलता है तो कुछ ही लगता है थोड़ा। हम एक जानिब तो कहते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ जो विमेन है, जो लड़कियाँ हैं, उनको थोड़ा दबाया भी जाता है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, लेकिन दूसरी जानिब हमारे माशरे के अंदर खातून बड़ी ताकतवर भी हमें नज़र आती है। मैं फैमिली स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ, ऐसे टॉक अबाउट योर मदर इन लॉ, ठीक है, हमारी जो ख़वातीन हैं
इनके ये फैसला साजी में इनको फिर वो रोल मिलता है. सो इज दिस जस्ट दिस एज फैक्टर जो कि जिसको आप हाईलाइट कर रही हैं कि इस एज के अंदर खातून इतनी पावर्ड नहीं होती है, या नहीं अल्टीमेटली बीइंग एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि ये चंद फैमिली स्ट्रक्चर्स के अंदर तो होगा कि विमेन एम्पावरमेंट है, लेकिन मोस्टली नहीं होता, चाहे वो एज का कोई भी हिस्सा हो. इस पे क्या टेक है आपका? नहीं, कोई एज नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग. मैंने मतलब बहुत जवान लोग भी देखे हैं जो नहीं ऐसे होते हैं, और बहुत बड़ी एज के लोग भी देखे हैं जो कि बहुत सपोर्टिव होते हैं इस चीज़ के लिए, एंड दे वांट टू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक दीज, राइट, एंड दे वांट टू टीच देयर चिल्ड्रन टू नॉट मतलब वो डिक्टेट ना किए जाएं या इस तरह की चीज़ें, बहुत इंडिपेंडेंट सोच के साथ. मतलब मुझे हम 5 बहनें हैं और बचपन से सुना हुआ था कि दुआ करो भाई हो जाए, तो 15 साल मतलब 12-13 साल की उम्र तक मैं यही सोच दुआ बस बिला वजह मांगती रहती थी, भाई हो जाए, राइट. क्योंकि मेरे घर वालों ने नहीं कहा हुआ था, लोग कहते थे, जो आसपास के लोग कहते थे कि दुआ करो तुम्हारा भाई हो, ओ अल्लाह करे बेटा भी हो जाए. और आई मीन मेरे घर वाले, मेरी अम्मी अब्बू, इन लोगों ने तो हमें हमेशा इंडिपेंडेंट सोच के साथ बड़ा किया, जबकि आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड, राइट. मुझे फिल्म में भी उन्होंने, मेरे अब्बू ने डाला कि जाओ करो. अभी भी मैं मतलब ही इज वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्टर्स, राइट, एंड माय मदर ऑफ कोर्स, लाइक व्हेरेवर आई एम इज. जब आप इस किस्म की कंजर्वेटिव फैमिली में रह रहे होते हैं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जब मैं और आप बात करें तो ऐसी लड़कियाँ जो उस माइंडसेट के साथ इसको देख रही हैं, उस एटमॉस्फेयर के अंदर हैं जो बड़ा टाइटंड है, कैसे निकलें उससे? अब हर किसी के अब्बा तो इतने सपोर्टिव नहीं होते होंगे, और नहीं होते, इनफैक्ट अब्बा की तरफ से कदगन ज़्यादा लगता है. तो आप उनको क्या कहेंगी? उनके लिए क्या है, हाउ टू गेट आउट ऑफ दैट शेल्फ, हाउ टू अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश करें, वो कैसे लेके आए सामने? आई थिंक सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, यहाँ से भी और फाइनेंशियली भी. ठीक है, हमारी लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है. उसके बाद आपके अंदर एक पावर आती है कि आप ये कर सकते हो चीज़ें, आप अपने अब्बू से भी बात कर सकते हैं, फिर कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद इतने एम्पावर्ड फील कर रहे होते हैं. वो एतमाद आता है, वो आपको अपने ऊपर आना पड़ेगा. पहले आपको पहले अपने आप को बताना है और फिर लोगों को बताना है या अपनी फैमिली को बताना है. जब तक आप खुद ही बिलीव नहीं करेंगे तो आपका कोई बिलीव नहीं करेगा. ट्रू. थोड़ा सा अपनी फिल्म मेकिंग के बारे में भी बताइए. व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स यू लाइक टू मेक? यूर अ क्रिएटिव डायरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट रोल दुनिया भर के अंदर होता है इस वक्त जिस तरह जा रही है फिल्म साजी या फिल्म मेकिंग. सो आपने अब तक कितना काम किया है या क्या करने का इरादा है, थोड़ा सा हवाले से हमें बताइए. सो आई हैव मेड अबाउट 15 to 16 films. Short films. Right. One was a feature, but मैंने उसको छोटा करके उसको भी शॉर्ट में उसको मुझे मतलब एक फिल्म मेकर को ना बड़ा दुख होता है जब उसको अपनी चीजें निकालनी पड़ती हैं, लेकिन वो फिल्म के लिए हार्ट इनटू इट, लेकिन जो चीज़ फिल्म के लिए बेहतर है ना आपके प्रोडक्ट के लिए, तो फिर आप वो करते हैं. तो अगर आपकी फिल्म निखर रही है बाय टेकिंग फ्यू सीन्स आउट, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ बैड बार्गेन. प्लान्स टेकिंग फिल्म्स? यस, आई वांट टू मेक फिल्म्स बिकॉज मतलब इनिशियली स्टार्ट ही वहीं से हुआ सब कुछ. आई वांट टू मेक डॉक्यूमेंट्रीज, आई वांट टू मेक फिक्शन फिल्म्स. फेवरेट जॉनरा क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है फेवरेट जिस पे यू लाइक टू वर्क अपॉन? ये बहुत मुश्किल सवाल है क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या नहीं पसंद. ओके, सो क्या नहीं पसंद? मुझे फैंटेसी नहीं पसंद. फैंटेसी नहीं पसंद? हाँ, मुझे वो नहीं पसंद. बाकी मुझे सब जॉनरास को मिक्स करके. मुश्किल तरीन सवाल, इस पर हम सेगमेंट क्लोज कर देंगे. फेवरेट पाकिस्तानी फिल्म कौन सी आपकी? I know it's a difficult question. एक्चुअली मैंने इतनी देखी नहीं है. We do understand. आपके आने का बहुत शुक्रिया. Thank you very much. और आपके फ्यूचर प्लान्स, बेस्ट विशेस भी हैं, और आपकी जो इंटेंशंस है टुवर्ड योर वर्क, आई मीन काम तो कर ही रही हैं, लेकिन आपकी इंटेंशंस बहुत ज़बरदस्त हैं. सो वी होप एंड प्रे कि उसका रिजल्ट आपको मिले. कुछ हद तक मिला भी है और हमारी पूरी सपोर्ट है. और ऐसे सभी आर्टिस्ट, सभी लोग, सभी क्रिएटिव लोग जो हैं वो एसेट होते हैं, खासतौर पर हमारी कंजर्वेटिव सोसाइटी का जो अपने मसाइल के अंदर बहुत ज़्यादा घिरी है. तो हमने आपकी मुलाकात बुशरा सुल्तान से करवाई. शी इज़ अ फिल्म मेकर, क्रिएटिव डायरेक्टर, और अब फोर्ब्स 30 अंडर 30 के अंदर इनका नाम शामिल है. अब दुनिया भी इनको जानती है पाकिस्तान में अंदर आर्ट की वजह से. हम इस पे बात करते रहेंगे, कुछ और मेहमानों से भी आपको मिलवाते रहेंगे. फिर वक्त एक ब्रेक लेते हैं.
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम टॉप ऑफ द आवर न्यूज ब्रेक की जानिब जाएं, वी हैव अ ट्रिब्यूट टू पे। बहुत जरूरी है, आज हमने बात करनी है बरसगीर के नामवर पहलवान, नाम ही जिनका गारंटी है, गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान की। आज उनकी 64वीं बरसी मनाई जा रही है। गामा पहलवान साहब का असल नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था और वो जिला अमृतसर के गांव जब्बोवाल में पहलवानी से वाबस्ता एक मुसलमान कश्मीरी घराने में पैदा हुए और उनकी पैदाइश 22 मई 1878 को हुई। काफ़ी पुरानी बात है वैसे, लेकिन उनका काम आज भी बोल रहा है। उनके वालिद मोहम्मद अजीज़ बख्श और उनके बड़े भाई इमाम बख्श भी पहलवान थे। रुस्तम पंजाब और रुस्तम हिंद का खिताब अपने इब्तदाई ज़माने में ही उनके हिस्से में आया। 1910 में लंदन में उन्होंने एक रेसलर थे, आपको याद होगा, ज़ीबेस्को, उनको चित किया और रुस्तम जमा का टाइटल अपने नाम किया और सोने की बेल्ट भी जीती इसी कॉन्टेस्ट के बाद। गामा पहलवान साहब नाकाबिल शिकस्त रहने पर उनको रुस्तम जमा भी कहा जाता है, यानी कि पूरे ज़माने का ताकतवर आदमी। उन्होंने अपने 50 साल करियर के अंदर तकरीबन 400 से ज़ायद ऐसी कुश्तियाँ थी जो उन्होंने जीती। और आज़ादी पाकिस्तान की अगर बात करें 1947, तो इनका जो ख़ानदान था वो अमृतसर से लाहौर के इलाके मोनी रोड पर मुंतकिल हुआ। गामा साहब 23 मई 1960 को इस दुनिया से रुखसत हुए और उन्हें लाहौर के पीर मक्की मज़ार के करीब कब्रिस्तान में दफन किया गया। हमने कहा कि इतने बड़े रुस्तम जमा गामा पहलवान साहब के हवाले से ट्रिब्यूट बहुत ज़रूरी है। खुदा उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनकी खिदमत कमाल रही हैं कुश्ती। अगर कुश्ती का फ़न आज भी लाहौर और पंजाब में ज़िंदा है, वैसे लोग आज भी ये कर रहे हैं। सो इसी पॉइंट के ऊपर हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। पूरा एक हिस्सा हमारे पास एक्सप्रेसो का बाकी है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, और इसमें सबसे पहले आगाज सफ़र है शर्त से। आज वक़ार अहमद मलिक साहब बता रहे हैं और बात कर रहे हैं पस्सू का नज़्म व नस्र चलाने वाली मुख्तलिफ तंजीमों के हवाले से कि वो ये कैसे करती हैं और कितनी कामयाब हैं। आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद और इस वक्त पस्सू में बैठा हूँ। पस्सू को दुनिया का खूबसूरत तरीन गाँव कहते हैं और खूबसूरत तरीन गाँव कहने की कई वजूहत हैं। एक तो यकीनी तौर पर लैंडस्केप है, बहुत तवील ग्लेशियर्स हैं, उनके दहाने के ऊपर इतना खूबसूरत गांव है, और फिर पशु कोन्स हैं और बहुत सारी इसकी जहतें हैं। इस वक्त मैं ग्लेशियर ब्रीज पे बैठा हूँ और ग्लेशियर ब्रीज का मतलब ही ये है कि ग्लेशियर जो पशु ग्लेशियर है वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे हवा आती है और हम एक ओट में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा पशु की बहुत सारी जहतें हैं, लेकिन पशु की जो जहत जिससे मैं मुतासिर हूँ वो बुनियादी तौर पर एक प्रोग्रेसिव माइंड सेट है। और यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म भी है और इसके अलावा जो सोशल एक्टिविज़म है वो बहुत कमाल नज़र आता है। एक छोटा सा गांव है, बमुश्किल 130-120 घरों पर मुश्तमिल, लेकिन नज़्म व नस्क चलाने के लिए इतनी तंजीमें हैं। और उसकी जो बड़ी तंजीम है वो पशु डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फिर पशु रिफॉर्म्स पैनल है, पशु वाटर चैनल एसोसिएशन है और रसूमात कमेटी है और पता नहीं क्या क्या है। लेकिन ये तमाम नज़्म व नस्क जो है ये किस तरह चलता है और बुनियादी तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हैं इस छोटे से गांव को इतनी खूबसूरती से चलाती हैं, और यही इस चीज़ को, इस गांव को मुनफरिद बनाता है। मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं इमरान खान साहब, जो कि पशु रिफॉर्म्स पैनल के सरबराह हैं। और पशु रिफॉर्म्स पैनल जो है वो क्या करती है, ये एक समझे लोकल असम्बली है और जो कि यहाँ पे कानून साजी भी करती है। गाँव विलेज लेवल पे कमाल काम होता है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वक़ार भाई आपका भी, थैंक यू। अच्छा, ये बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चर है, ये तंजीमी स्ट्रक्चर, ये क्या है ऊपर से नीचे तक, अगर आप हमें समझाना चाहें। बिल्कुल। सबसे पहले सर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। तो आपको पता है कि बिफोर 1980s आपके 70s आपके, तो यहाँ पे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका बहुत ज़्यादा इशू था। तो एक तरह से आप ये कहें कि पशु इन पर्टिकुलर और पूरा गिलगित बल्तिस्तान वो पूरा कट ऑफ था रेस्ट ऑफ पाकिस्तान और बाकी जो हमसाये ममालिक है उनसे, बिफोर द कराकोरम हाईवे। तो वो एक बहुत बड़ा यहाँ इशू था। यहाँ हेल्थ इश्यूज़ थे, एजुकेशन का था, मार्केट के साथ एक्सेस नहीं था और बाकी इकनॉमिक जो इश्यूज़ है वो थे। तो उस वक़्त यहाँ के जो लोग थे उन्होंने कोशिश किया कि ज़रा डाउन सिटीज़ में जाए। फ़र्ज़ करें मोस्टली उस टाइम लोग जाया करते थे कराची में। तो यहाँ से लोग कराची गए, वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन हासिल किया वहाँ पे, फिर कुछ जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने अवेल किए, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ वो थोड़ा सा लिंक हो गए। वहाँ से फिर जब लोग वहाँ से फिर सीख के वापस जब यहाँ गाँव आए, पशु आए, तो सबसे पहले 1987 में उन्होंने
पशु स्टूडेंट एसोसिएशन की जो है वो बुनियाद रखा उन्होंने। यानी पहली आप तंजीम कह सकते हैं पशु की, वो पशु स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो है सबसे जो पहला लोकल इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ पशु स्टूडेंट एसोसिएशन। तो उसके बाद उसके प्लेटफॉर्म से जो है यहाँ पे जो हमारे जो यंग उस वक्त के जो यंग स्टूडेंट्स थे, आज अब वो बुज़ुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ इस दुनिया में भी नहीं है, तो उन्होंने फिर गांव के अंदर जो है वहाँ पे जो चीज़ उन्होंने सीखा था, कोशिश किया कि उसको थोड़ा सा ऑपरेशनलाइज करे और इम्प्लीमेंट करे लोकल बेस पे। तो फिर उन्होंने उसके साथ साथ पशु स्टूडेंट्स एसोसिएशन के साथ साथ उन्होंने महसूस की कि हम एक और लोकल इंस्टीट्यूशन, विलेज बेस्ड इंस्टीट्यूशन बनाए, तो वो फिर पशु रिफॉर्म पैनल। अच्छा, पीआरपी भी बहुत बिल्कुल बिल्कुल, पीएसए के बाद फिर उन्होंने पशु रिफॉर्म पैनल की बुनियाद रखा। और बुनियादी वजह ये था कि भाई गांव में कुछ मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो है वो कानून साजी किया जाए। तो जो पशु रिफॉर्म पैनल है बेसिकली उसका जो TOR है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो गांव के अंदर जो है वो कानून साजी करना। अब उसके अंदर फिर बहुत सारे चीज़ें हैं, क्योंकि अब इस वक्त PDO की तरफ मैं बाद में आ जाऊंगा, क्योंकि PDO के अंदर में हमारे 14 डिफरेंट यूनिट्स है, सब यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन जो PSA के बाद जो है वो पशु रिफॉर्म पैनल, फिर उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर काम करना शुरू किया। तो उसमें सबसे पहला जो है वो लाइफ स्टॉक है, क्योंकि यहाँ फ्री ग्रेजिंग सिस्टम था, तो यहाँ बहुत मतलब मुश्किल था उस टाइम पे कि मतलब प्लांटेशन करे या कोई और जो है वो फसल उगाए। फसल तो खैर उगाते थे, लेकिन वो फ्री ग्रेजिंग की वजह से जो है वो ख़राब करते थे माल मवेशी। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कानून साजी की कि मुख्तलिफ जो है, क्योंकि पशु में आपको पता है यहाँ से लेके बटोरा, कहीं पे हमारे पास विंटर पास्चर है, कहीं पे समर पास्चर है, इस तरह से डिफरेंट पास्चर्स है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि यार क्यों हम ना जो है, एक तो वो पहले से मुख्तलिफ जगहों में लोग जाया करते थे अपने लाइफ स्टॉक के साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इनके लिए एक मैकेनिज़्म डेवलप करें ताकि लोग जो है वो प्लांटेशन भी करें, अपना फसल भी उगाए, बाकी चीज़ें भी करें, और ताकि उससे जो है फार्मर्स को जो है वो कोई नुकसान ना हो। तो फिर जो है अब पास्चर मैनेजमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो है विंटर पास्चर हमारा इस वक्त अब्देगर में है, जो पीछे आप देख रहे हैं, फिर समर पास्चर में हम ऊपर बटोरा साइड पे जाते हैं। तो इस तरह से फिर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे जो ये पशु रिफॉर्म्स पैनल क्योंकि लोकल कानून साजी करते हैं, वो कानून साजी जो है वो कानून कोई भी यानी देखें वो तोड़ भी सकता है कोई भी, लेकिन वो तमाम लोग जो हैं कवानीन का एहतराम करते हैं, जो गांव के सतह पे जो कानून बनता है उसका एहतराम करते हैं तमाम जो गांव की आबादी है। बिल्कुल, उसमें यह कि जितने भी मतलब हाउस होल्डर्स है पशु के अंदर, हाउस होल्ड्स है, वो फिर पाबंद है, वो जो उन्होंने जो कानून साजी की है, क्योंकि वो जो विलेज के जो लोग हैं बेसिकली उन्होंने खुद की है। अब जो कमेटी है पशु रिफॉर्म पैनल है, ये इसका जो ड्यूरेशन है 1 साल का होता है, यानी 1 जनवरी से लेके दिसंबर 31 तक। अब उसके अंदर जो है डिफरेंट फैमिली से जो है वो लोग आते हैं उसके अंदर, कम्युनिटी के अंदर से, और वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अपने। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, PDO की तरफ जाते हैं। तो वो इस तरह से, बाकी अगर हम पशु डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ हम जाए तो पशु डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आप तो ये पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आपके पास PSA था, आपके पास जो है वो पशु रिफॉर्म पैनल था। तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने सोचा कि क्योंकि पुराने ज़मानों में जो है बहुत से मतलब हमसाया जो गांव हैं उनसे हम कटे ऑफ थे, बाकी डाउन सिटीज़ से, तो लीगल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो आज हम महसूस ये कर रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ें जो है वो लीगलाइज हो गए हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ और ओवरऑल गवर्नमेंट के साथ, और इवन गांव के अंदर भी। तो लोगों ने महसूस किया, कम्युनिटी ने महसूस किया कि हम जितने भी हमारे लोकल इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि PSA और पशु रिफॉर्म पैनल और उसके बाद बहुत सारे जो है वो लोकल इंस्टीट्यूशंस बन गए 14, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमें ज़रूरत है कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो, ताकि जो है उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस तरह से ये हो कि वो ओवरऑल जो है वो प्लान करे, मॉनिटर करे, और फिर जो है हर इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी ऑडिट हो, ताकि वो अकाउंटेबल हो जो भी वो काम करते हैं उसके लिए। हायरार्की अगर हम देखें तो PDO के नीचे जो 14 जो भी तंजीमें हैं वो 14 की 14 इस तरह आती हैं, या PDO के नीचे कोई और है, फिर कोई और है, कुछ इस तरह? सबसे पहले जो है
पीडीओ के अंदर जितने भी 14 सब इंस्टीट्यूशंस है, उनके जो हेड है, उनके जो प्रेसिडेंट्स है, वो बोर्ड मेंबर है पीडीओ के, पशु डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और 3 लोग बाहर से आते हैं पीडीओ के अंदर। फ़र्ज़ करें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो जनरल सेक्रेटरी है, इसको आप प्रोफेशनल्स के हैं या इसको आप टेक्नोक्रेट के हैं, आप जो भी के हैं, तो वो बाहर से आते हैं। और बाकी जो बाहर से मुराद भी गुजाल ही है ना? बाहर से मुराद पशु से, पशु से मुराद ये कि वो जो 14 इंस्टीट्यूशंस है उससे बाहर से आते हैं वो। बाकी वो जो 14 यूनिट्स है वो सारे उसके बोर्ड डायरेक्टर्स होते हैं। ये 3 फिर उन 14 इंस्टीट्यूशंस के अलावा हम लेते हैं। तो इसमें ज़्यादातर बोर्ड, तो वो तकरीबन हमारा 17 के जो है वो बीओडी मेंबर्स इजलास की होते हैं। क्या होती है, मतलब कितने अरसे बाद इजलास होता है? एक तो ये कि हम जो है एनुअल बेसिस पे हमारा जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है, उसमें वो जो है अपने प्रोग्रेस प्लस फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं कम्युनिटी के अंदर। इनका जो टेन्योर होता है वो 3 इयर्स का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 3 साल, उसमें ड्यूरिंग द 3 इयर्स उसमें चेंजिंग हो सकता है। जब वो अपना प्रोग्रेस और फाइनेंशियल रिपोर्ट ईयरली बेस पे जो है वो प्रेजेंट करते हैं, फिर जो एजीएम मेंबर है वो पूरे कम्युनिटी मेंबर जो तंजीमें हैं उनकी जो फंडिंग है वो फिर पीडीओ उसकी देखभाल कर रही है? देखभाल करता है पीडीओ, क्योंकि पीडीओ का काम ये है कि जो है गुड गवर्नेंस और जो है मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और अकाउंटेबिलिटी करना, और एक तरह से सुपरवाइजरी जो है एक बॉडी है ये, तो वो पीडीओ करता है। बिल्कुल। ओके ओके। और पीडीओ के नीचे अगर आप जल्दी से इन तंजीमों के नाम बता दें। एक पशु रिफॉर्म्स पैनल है जो कानून साजी करती है, पशु वाटर चैनल एसोसिएशन है जो कि पानी के चैनल्स को देखभाल करता है। बिल्कुल। जितने मुझे आते हैं मैं आपको बता, पशु यूथ स्पोर्ट्स वाला जो है वो खेलों का करता है। बिल्कुल। अच्छा, रसूमात कमेटी जो है वो ये इस चीज़ को यकीनी बनाती है कि जहेज़ या कोई भी ऐसी चीज़ है वो कोई गैर ज़रूरी रस्म ना हो। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा फिर जो है हमारा पशु यूथ एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत एक्टिव काम करता है, और कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन सर्विस है जो सिर्फ एजुकेशन पोर्टफोलियो पे काम करते हैं। और उससे ज़्यादा जो है हमारे VWOs है, विलेज एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, वो काम करते हैं, वो भी बहुत एक्टिव काम करते हैं। फिर हमारा वीमेन वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे वो हैंडीक्राफ्ट्स और इस तरह की जो लोकल प्रोडक्ट्स है वो तैयार करते हैं। और फिर जो मेरे ख्याल जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 2 और सब इंस्टीट्यूशंस है। एक हमारा जो कंजर्वेशन है, पशु कंजर्वेशन कमेटी, तो वो आपको भी बखूबी इल्म है कि हमारा जो असल जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कंजर्वेशन से है। तो क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर से जो है वो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे ट्रॉफी हंटी के लिए, आईबैक्स, तो वहाँ से जो इनकम हमारे पास आता है वो फिर हम मुख्तलिफ उसमें मद में जो है हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन पीडीओ उसकी सरबराही करता है। उसके अलावा फिर हमारा यहाँ पे हमने एक 4-5 साल पहले हमने एक और इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने का हमने महसूस किया, और वो है पशु थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी। तो ये पशु के जो है यहाँ के फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ हमने सोचा कि इसकी नीड जो है वो बढ़ती जा रही है। माइक्रो लोन देते हैं? बिल्कुल, ये विलेज लेवल पे जो है ये माइक्रो लोन भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और इस तरह से जितने भी ये जो हमारे 14 लोकल इंस्टीट्यूशंस है, इसको हमने फाइनेंशियली एक तरह से वो चैनलाइज कर दिया, तो लोगों को भी आसानी हो गया। तो एक तो ये उसका फ़ायदा ये हो गया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी लोगों का अपना है, उस पर उनको डिविडेंड मिलता है या उनको लोन मिलता है, वो लोन लेके उस पर जो इंटरेस्ट देते जो भी चीज़ें हैं, यानी वो भी उनके अपने अकाउंट में ही जाता है। तो ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। तमाम जो तंजीमी मामला है ये क्या ही ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। नाज़रीन, बात ये है कि आपके लिए यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है, और जब भी इन पहाड़ों में हैं तो सिर्फ पहाड़ जो हैं ये तो अपनी जगह पे खूबसूरत हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटी को ज़रूर देखिए, और ये सब कुछ कैसे हो रहा है इस पे ज़रूर गौर कीजिए और लोगों से पूछिए। यहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, स्कूल्स का विज़िट कीजिए, मुख्तलिफ इदारों का, और कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये काम कैसे हो रहा है, ताकि आप उसको फिर कॉपी करें अपने विलेजेस में। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जैसा कि आपको मालूम है हमने बेड़ा उठा रखा है भाई, हम पाकिस्तान की जो टैलेंटेड यूथ है ना उसको आपसे मिलवाते रहेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। एक्सप्रेसो हैज़ दिस ऑनर ऑलवेज। इस वक्त भी आपकी मुलाकात हमने
जिन शख्सियात से करवानी है वो भी ऐसे ही हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको दे दूं। अंधी गोली या हवाई फायरिंग आपको मालूम है एक बड़ा अलमिया रहा है। इसको रोकने में बड़ी मुश्किलात भी रही हैं और अक्सर ऐसे वाक़यात होते हैं जिनके बाद सवाल रह जाते हैं कि ये किसने किया। इसमें अब एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। मर्दान की एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मर्दान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, उसके तालिब इल्म ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है विच कैन एक्चुअली डिटेक्ट कि ये शहर के अंदर होने वाली जो हवाई फायरिंग है ये कहाँ से हो रही है, करने वाला कौन है, या इसकी डायमेंशन या लोकेशन क्या है। ये सॉफ्टवेयर जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनको रोकने में मदद करेगा, उसकी निशानदेही करता है, पुलिस को फौरी तौर पर गोली चलने के मकाम के बारे में आगाह कर सकता है और पिन लोकेशन दे सकता है। ये बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है। इसको बनाने वाले जो तालिब इल्म है वो है मोहम्मद अली और ये सॉफ्टवेयर से वाबस्ता है, सॉफ्टवेयर एजुकेशन इनका काम है। ये 5 सेकंड से भी कम उनका कहना है कि डिटेक्ट कर सकता है कि ये फायरिंग कहाँ से हुई है। और इनके साथ अहमद भी हैं, दीज आर ट्विन ब्रदर्स। हमें हमाद भी ज्वाइन करना था, वो नहीं है, लेकिन अहमद और मोहम्मद हमारे साथ इस वक्त दोनों मौजूद हैं। वेलकम गाइस, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस यार, हमें बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले हमें मोहम्मद आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं, या अहमद जो भी बात करना चाहिए। सबसे पहले हमें सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, ये है क्या, कैसे काम करता है? एक्चुअली सर ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर है। 50% काम हार्डवेयर करेगा, 50% काम सॉफ्टवेयर करेगा। हमने हार्डवेयर को ऐसे ट्रेन किए हुए सर हमने सॉफ्टवेयर को ऐसे ट्रेन किए हुए जैसे गन शॉट हो जाए तो उस गन शॉट को ये डिटेक्ट कर दे, आइदर इट इज अ गन फायर और नॉट। हमने ये एआई के थ्रू ये हमने ट्रेन किया हुआ है। अगर ये गन शॉट को डिटेक्ट कर दे, कोई भी अगर एरियल फायरिंग अगर उसको डिटेक्ट कर दे तो ये अपनी लोकेशन वगैरह सर्वर के एंड सेंड कर देगा। तो वहाँ पे वो टेक्निक अप्लाई करेगा, ट्रायंगुलेशन टेक्निक, जिसकी बुनियाद पे वो हमें कोऑर्डिनेट्स देगा कि किस जगह फायर हुई हुई है। वो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग बताएगा कि किस जगह उन्होंने फायर किए, वो कोऑर्डिनेट्स हमें गूगल मैप पे डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसकी प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ वेपन्स रिकॉग्निशन भी डाली है क्या? ये वेपन भी रिकॉग्नाइज कर सकता है कि किस वेपन का फायर है? यस सर, हमने साउंड जो नहीं है, हमने कंप्यूटराइज साउंड उठाए हुए हैं जो गन शॉट्स के 7 वेपन्स के साउंड उठाए, उसको हमने ट्रेन किया हुआ है तो सिर्फ इसको क्लासिफाई करे। ठीक है, तो यूजुअली ये जो लोकेशन का जी उसको डिटेक्ट करे। अच्छा, ओके। यूजुअली ये जो लोकेशन का मैटर होता है ना, एक सर्टेन एरिया को जहाँ से ये बीटीएस साइट यूजुअली ऑपरेट हो होता है, मैं मोबाइल या टेलीकॉम लोकेशंस की बात कर रहा हूँ, वो तो एक सर्टेन एरिया हमें पता लगता है। तो आपने कहा कि ये पिन लोकेशन देगा, तो इसका मतलब है कितने मीटर के अंदर? सर ये एक मॉड्यूल, हमें n नंबर ऑफ मॉड्यूल चाहिए होंगे। किसी एक कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 3 मॉड्यूल का एक्टिव होना जरूरी है, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस जो हमने एवरेज डिस्टेंस जो रखा है वो 1 किलोमीटर अपार्ट है। अगर वो 3 मॉड्यूल्स एक्टिव हो जाएंगे तो अपना डेटा सर्वर को सेंड कर देंगे, तो ट्रायंगुलेशन टेक्निक इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जहाँ पे जो फायर हुई भी ना वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट हमें डिस्प्ले कर देंगे। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। इसको क्यों बनाया आपने, इसकी क्या वजह है? कोई सानिया ऐसा था जिसकी वजह से, या आप मर्दान में रहते हैं, फायरिंग बहुत होती है, आपने कहा यार इसका तो कोई हल निकालो ना, इनको तो पकड़वाओ? सर स्पेशली ये हमारे तो पाकिस्तान में स्पेशली केपीके में छोटे और बड़े खुशी के मौके पर ये एरियल फायरिंग ज्यादा होती है और वायलेंस वगैरह भी होता रहता है, तो इसको रोकने के लिए हमने हार्डवेयर बनाया। ठीक है, अभी तक कितने बंदे ऐसे जिनको आपने पकड़ा इसके जरिए, पता चल गया है कि यहाँ से हुआ फायर? सर ये अभी हमने प्रोटोटाइप बनाया, अभी हमने इसमें इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अभी इसका जो मतलब ट्राई किया आपने इसको चेक करने के लिए, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, किसी से दूर फायर आपने करवाया और उसने आपको एग्जैक्ट लोकेशन डिटेक्ट करके दी हो, कोऑर्डिनेट्स दी? सर हम तो फायर नहीं कर सकते यार, बता सर, हमने कंप्यूटराइज जो कंप्यूटर पे हमने ट्रेन जो किया उस पे हमने टेस्ट किए, उस पे हमें 94% एक्यूरेसी दे रहा था। ठीक है, ये तो हम जाएंगे किसी भी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर या किसी जगह जाएंगे तो पढ़ा था कि सोशल कुछ साइट्स ने तो आपके बारे में लिखा है। क्या पुलिस ने, जो केपी पुलिस है, उसने आपसे राब्ता किया है सॉफ्टवेयर को लेने के लिए, और आपका इरादा है कि आप उनको इस मैस लेवल पे ये सॉफ्टवेयर दे दें जिससे वो कम से कम मदद ले सके कि हवाई फायरिंग कहाँ से हुई है और किसने की है? सर हमने रिव्यू सर से इजाजत ली, उन्होंने टेस्टिंग के लिए हमें जगह दी है, इंशाल्लाह वहाँ पे टेस्ट कर देंगे रियल टाइम में, उसकी जो एक्यूरेसी आएंगी तो उसके ऊपर फिर हम आपको बता देंगे कि उसकी एक्यूरेसी जो और क्या है। और अगर आपसे पुलिस लेना चाहे तो आप दे देंगे पुलिस को, और क्या बहुत ज्यादा पैसे लेंगे देने के? बनाए उनके लिए सर, हमको दे देंगे, ये सारा डिप्लॉय करके दे देंगे सर। चलें अहमद और मोहम्मद, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, बहुत एक्नॉलेजेबल काम किया है
और मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। और भी बारीकियों पे जाइए, क्योंकि सॉफ्टवेयर जब बनता है विद द टाइम उसमें इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन काम अच्छा है। कम से कम जो हवाई फायरिंग करने वाले हैं ना, बिल्कुल खुलेआम तो नहीं करेंगे ना, उनको ये तो पता होगा कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हम गुड्डियाँ उड़ाने वाले नहीं पकड़ सकते, हमें ये मसला रहता है कि गुड्डी कहाँ से उड़ रही है। तो फायरिंग का पता करना बड़ी बारीकी की बात है, अच्छा काम है। हमने कहा इसको हाईलाइट करें, आपके सामने लेकर आए। एक ब्रेक लेते हैं। सस्सी और हीर वाले किस्से सब पुराने हैं, नया कुछ करके दिखा। नए की जरूरत नहीं है, नया बहुत हो रहा है, ऐसा ट्रेडिशनल कम हो रहा है। और कोक स्टूडियो हैज़ दिस क्रेडिट टू डू दिस। बहुत ज़बरदस्त किस्म के आर्टिस्ट को, पुराने हो या नए, एक तो उनको साथ मिलाकर अच्छी चीज़ें बनाना, विद दैट जो नए आर्टिस्ट को सामने लाना बड़ा ज़बरदस्त खासा है। जिन आर्टिस्ट से आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है, शी इज़ अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस गाने का हिस्सा है ओबियसली सजाद अली साहब के साथ गाना द लेजेंडरी सजाद अली इटसेल्फ आई बिलीव एक बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन उसके लिए क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि यू बीइंग द वन हु इज़ गोइंग टू सिंग विद सजाद अली साहब। फरहीन रज़ा जाफरी गज़ल गाती हैं, उसके अलावा ट्रेडिशनल जितना म्यूज़िक है उस पर इनको शौक़ भी है, और उसकी आवाज़ तो आप इनकी सुनी चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गा रही हैं। इनका गाना चल चलिए, जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, आया और छा गया। अब तक कोई 30-35 लाख लोग उसको देख चुके हैं और बड़ा मकबूल है इस वक्त। एक तो उस नुक्ता निगाह से, और फिर दूसरा द काइंड ऑफ म्यूज़िक फरहीन इज़ डूइंग, उसने भी हमें बड़ा इंस्पायर किया कि हम इनको ज़रा लेकर आएँ, इनसे पूछें कि ये इस टाइप का म्यूज़िक क्यों कर रही हैं, उस कमर्शियल लाइन पे बहुत ज़्यादा क्यों नहीं है। तो फरहीन इज़ विद अस राइट नाउ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? क्या हाल है आपका? इट्स गुड टू हैव यू। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई, हमें बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है द सॉन्ग इन द कोक स्टूडियो विद द लेजेंड सजाद अली? हाउ द फील्स? ऑनेस्टली मतलब ओवरवेलमिंग है। मतलब जस्ट टू शेयर दिस स्पेस विद द लेजेंड, द लिविंग लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, तो वो बहुत दैट इन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। और अच्छा ही लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप जैसे आर्टिस्ट सामने आते हैं, चूँकि द रियल आर्टिस्ट यू नो, जो कि आर्ट को समझते भी हैं और कर भी रहे हैं। मजमूई तौर पे तजर्बा कैसा रहा व्हाइल शूटिंग द सॉन्ग, रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, जब कॉम्पोजिशन आपके साथ शेयर हुई, आपका कितना इसमें इनपुट था, ओवरऑल हमें बताइए। ऑनेस्टली व्हेन लाइक आई मेंशन्ड कि एक लिविंग लेजेंड हो, तो ऑफ कोर्स मतलब आपका इनपुट, मेरा वैसे भी पार्ट आपने देखा है कि क्योंकि एक वो कॉन्वर्सेशन थी और इट्स मतलब नैरेटिव इस किस्म का है कि जी उनकी जनरेशन या वो एक फादरली फिगर हैं जो कि हमें नसीहत कर रहे हैं। तो नसीहत इंसान लेता है, उसमें आप इतना मतलब इनपुट, मतलब यू टेक द लर्निंग एंड आप उसको आगे लेकर चलते हैं। तो मेरा इनपुट यही है कि वो मैं उस चीज़ को आगे इंशाल्लाह लेकर चलूंगी। और लिखा सजाद अली साहब ने खुद है, तो वो अल्फाज मुझे वैसे भी जब से मौसीकी का शौक है, उनके गाने सुनना, उनकी जैसे भी वो लिखते हैं, मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया है उन्होंने। और कॉम्पोजिशंस हर तरह से। और तो मेरे लिए तो वो एक्सपीरियंस वाज मोर लाइक एन इंस्टीट्यूशन। वैसे भी एक आर्टिस्ट जो सीनियर होते जाते हैं ना, मुझे लगता है कि एक तरफ उनका फेम, उनका आर्ट पनपता है, तो उन पे जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती है कि वो कुछ और अच्छा दें, और उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। सजाद अली साहब इज वन ऑफ द आर्टिस्ट हु नेवर डिसअपॉइंट्स। जब भी कुछ बनाते हैं, जिस भी तरह का, अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, ही नेवर डिसअपॉइंट्स। वी ऑलवेज हैव ह्यूज रिगार्ड्स एंड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सजाद अली। टॉकिंग अबाउट योर म्यूजिक, ये कब से शुरू हुआ? गाने का शौक बचपन से था। गाती थी मैं ढोलकियों पे, इस तरह से। पर सीखना मैंने 2017 से शुरू किया प्रॉपर्ली, और बस वहीं से सफर शुरू हुआ। Why did you feel कि सीखना चाहिए? आपको किसी ने कहा कि सीखो, खुद से लगा कि यार मैं अच्छा गा रही हूँ, आवाज़ अच्छी है, अब इसको और पॉलिश करूँ? कैसे हुआ, सीखने की तरफ क्यों गए? देखिए आजकल ना हम जिस इंस्टेंट वर्ल्ड में रहते हैं, हर चीज़ इंस्टेंट है। कई दफ़ा मतलब वही इंस्टेंट फेम होता है, इंस्टेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत कुछ होता है। तो शायद हर कोई ये ख्वाब लेकर चलता है, क्योंकि जब किसी को आप देखते हो तो आपको लगता है कि शायद हमें भी। म्यूजिक जिस तरह का मैं गाती हूँ बचपन से, उसी किस्म का म्यूजिक मैं सुनती भी थी, पसंद भी वही चीज़ें थी। बट आई थिंक अपने वही सफ़र में मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिली जिन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया या सही डगर पे लगाया। तो वहाँ से मैंने फिर सीखना शुरू किया। उनकी नसीहत बहुत काम आई। और आई गेस वही जब आप क्योंकि एक छोटा ख्वाब होता है ना कि एक चीज़ बस करना और बस आप एकदम से छा जाए। मेरे ख्याल से जिस तरह से ये गाना भी जर्नी के बारे में, ज़िंदगी के भी सफ़र के बारे में, जर्नी के बारे में है कि बस इंसान करे जो
दिल कहता है और फिर खुदा पे छोड़ दे, क्योंकि दिला विच रहन वाला रब मन जाएगा तो आप पे सारे मान जाएंगे। तो वही वाली चीज है कि आप अच्छी नियत रखकर आप करें जो आपने करना है और आप उसमें मेहनत डालें तो फिर अल्लाह मियां। So have you ever dreamed of being on Coke Studio? कभी? Of course. सोचा था? Honestly, when I started doing music, मुझे पहले सब कहते थे कि तुम गाओ, गाती क्यों नहीं? मतलब मैं गाती थी उस तरह से शौकिया, और मेरा सबको जवाब यही होता था, I don't know like what anybody would say, but कि yes I wanna sing, but I wanna sing on Coke Studio. हल्के नहीं आना, लड़की ने आना है तो कोक स्टूडियो में आना है। मतलब I think हमारे मुल्क में एक कह लें कि म्यूजिक को लेकर सबसे रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म, सबसे बड़ा भी हो इसलिए सॉरी, तो इवन वालिदैन को मनाने में या किसी को वो करने में, क्योंकि जब आप उस प्लेटफॉर्म को देखते हैं तो आपको इंस्टेंटली होता है कि अच्छा हाँ मतलब यू नो। तो व्हेन वर यू फर्स्ट कांटेक्टेड? किसने जुल्फी ने कांटेक्ट किया? जी, जुल्फी भाई ने मुझे कांटेक्ट किया 2022 में। अच्छा। और बस वो चीजें कुछ आगे पीछे वो वक्त लगता है तो बस। व्हाट वाज द फर्स्ट कॉल इफ यू रिमेंबर? ऑनेस्टली फर्स्ट कॉल यही थी, जुल्फी भाई ने मुझे नैरेटिव बताया, ये ट्रेन का बताया, एक पूरे से उन्होंने, जैसा जुल्फी भाई की एक है मेरे ख्याल से खासियत कि वो पूरा एक कहानी और एक पूरा मंजर खींचते हैं आपके सामने। तो आई रिमेंबर आई वाज ऑन दैट कॉल, और उन्होंने जब वो पूरा जब एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो तस्वीर खींची मेरे सामने, और तो बस। और आपने सबसे पहले किसको बताया कि आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कोक स्टूडियो? फैमिली को, ऑफ कोर्स। जी फैमिली को बताया। जी ठीक है, ओके, दैट्स कूल। आप जो जिस टाइप का म्यूजिक करिए, हम अभी ऑफ एयर भी जब बैठ के मैं फरीद से बात कर रहा था तो मैं इनको बता रहा था कि हमने इनका एक क्लिप देखा, बेसिकली वो हमें बड़ा अच्छा लगा, जिस तरह की इनकी आवाज़ है, जैसा ट्रेडिशनल इनका स्टाइल है, इनका आप लुक भी देख रहे हैं, बड़ा ट्रेडिशनली अपने आप को ये कैरी कर रही हैं, तो इनकी म्यूजिक में वो चीज़ हमें नजर आई। तो हमने कहा भी ऐसे आर्टिस्ट भी, कितना अच्छा कलर है आने, हमें क्या पता था कि कोक स्टूडियो में आने वाली हैं, और फिर लकीली ये हमने इनका गाना भी देख लिया। कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का, कैसी ऑडियंस है? मुझे लगता है एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इसको सुनना चाहता है। आम आवाम का म्यूजिक रहा नहीं है ये, जैसे गजल गायकी है या ट्रेडिशनल हमारा म्यूजिक है, या नहीं मेरी सोच ठीक नहीं, आपको लगता है कि ज्यादा मैसेज में पॉपुलर है अब भी लोग देखिए इस तरह के जो गाने होते हैं ना, मेरी नजर में, मेरी राय में वो होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग से मुराद कुछ होते हैं मतलब एंड नॉट टू टेक अवे फ्रॉम एनीथिंग, कुछ होते हैं वन हिट वंडर, वो कुछ अरसा बहुत ज्यादा वायरलिटी और उसमें आते हैं। कुछ होते हैं जिनको वक्त लगता है, तो आप इन चीजों पे कह नहीं सकते। हर चीज की वही कहता है ना, हर चीज का अपना मजा अलग होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इस गाने का मैसेज है वो रहता है इंसान के साथ। एंड हम जिस किस्म के दौर में से गुजर रहे हैं, इस किस्म के गाने आपको बहुत एक सुकून का आंसर है जो लेकर आते हैं। आप जब सुनते हैं तो यू जस्ट फील लाइट, एंड आप कनेक्ट करते हैं। बिल्कुल, वो कोई भी एज ग्रुप हो, दे वुड। और हमने देखा है कि वो म्यूजिक रिवाइव हुआ है, वो वापस आया है और यूथ ने उसको दोबारा से अपनाया है, चाहे वो कवाली है, चाहे वो गजल है, चाहे वो फोक है, जिसको पहले थोड़ा सा हम एक स्टेटस उसमें पड़ जाते थे ना। मैं अक्सर अताउल्ला साहब की एग्जांपल देता हूँ, लोग कहते हैं जी ट्रकों में बजने वाला सिंगर है, और फिर वही एलीट इवेंट्स के अंदर भी और बड़े बड़े सिंगर्स ने, अब तो अली जफर ने भी फीचर किया, फिर वो बजे और लोगों ने देखा कि इस म्यूजिक में कितना दम है। फोक की मैं बात कर रहा हूं। देखिए जी, एक चीज होती है जो मीडिया, सोशल मीडिया पर आती है, एक चीज होती है जो असल में चल रही होती है। मेरी नजर में वो, आई एम नॉट सेइंग वो हर वक्त एक ही एक सिचुएशन नहीं होती। मेरी नजर में रिवाइवल मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि ऐसा म्यूजिक मुझे नहीं लगता कि कभी एक कहते हैं ना कि लोग पसंद करना छोड़ सकते हैं। ये वो वाली चीज है जिसे कहते हैं ना कि जड़ें होती हैं किसी चीज की, रूट्स होती हैं। तो ये उस किस्म की चीज है जो कि हमेशा रहेगी और रही है। बात सिर्फ इतनी है कि यंगस्टर्स हमें लगता है कि पसंद नहीं करते, या यंगस्टर्स ऐसी चीजों को, मेरे शोज हुए हैं, गजल नाइट्स हुई हैं जिसपे सिर्फ गजलें गाई गई हैं, हारमोनियम तबले के साथ, एक गिटार के साथ, और ऑनेस्टली उस पे बहुत यंगस्टर्स आते थे। और ये ज्यादती आज आपने हमारे साथ कर दी कि तबीयत खराब करा के आ गई हैं और इन्होंने कहा कि इनका गला इज नॉट वर्किंग वेल, आपको फील भी हो रहा होगा, तो इसलिए हमने आज तो कहा कि भाई ठीक है आज तो हम नहीं सुनेंगे, लेकिन हम इस वादे के साथ नहीं सुनेंगे कि जब भी नेक्स्ट टाइम हम इनको बुलाएंगे, वक्त निकालेंगे, आएंगे और हम इनसे जरूर सुनेंगे, बिकॉज वो जान होता है लाइव म्यूजिक, और ये तो लाइव गाने वाली आर्टिस्ट है। अब आगे क्या गोल्स हैं फरीन, आप व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू, क्या प्लान्स हैं, क्या सोचा म्यूजिक को लेकर, क्या है और आगे आपके ज़हन में? देखिए जब ऑनेस्टली जब ये वही मैं आपको बता रही हूँ, जब ये एक मंजर खींचा ना मेरे सामने जुल्फी भाई ने, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं,
क्योंकि इसका बेसिकली जो मुझे क्रक्स लगता है कि इंसान, हमें लगता है कि ऐसा हमारा एम है, गोल है या कोई ख्वाब है जो पूरा हो जाएगा तो वो एक मंजिल है हमारी। असल में मंजिल तक पहुंचने तक का एक वो सफर होता है, वो जर्नी आपकी बड़ी जरूरी होती है। और फिर मंजिल तक पहुंचने के बाद की भी एक जर्नी होती है। सो आई थिंक लाइफ या हमारी जिंदगी ज्यादातर वो सफर है, मंजिल कम आती है वो उसका जो so basically you have to enjoy the process, the journey. Yes, and I'm honestly right now trying to do that. I have plans, many plans, inshallah, like I will be working on those things and all. So this is an ongoing जो लोग आपको देख रहे हैं और जिन्होंने आपको पहली दफ़ा देखा कोक स्टूडियो में या अब में भी बहुत से लोग होंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू से, जिन्होंने आपकी म्यूजिक को पसंद भी किया, आपको पसंद कर रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं जी बहुत मशकूर हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबसे पहले। आई एम वन ऑफ देम, आई लव योर सॉन्ग बाय द वे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए हर चीज़ को करने का एक तरीका नहीं होता। आप आई नो हमारे मतलब आई थिंक इस चीज़ को अगर इस आर्ट को सपोर्ट किया जाए तो बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं और पाकिस्तान में, लाहौर में बहुत टैलेंट है। हमें एवेन्यूज जब और तो मिले, सिर्फ एक लाहौर की बात है, किसी शहर में भी निकल किसी शहर बहुत आपका बहुत शुक्रिया। टाइम हमारा खत्म हो गया सेगमेंट का। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपको भी उम्मीद है जी फरहीन की बातें पसंद आई होंगी। म्यूजिक तो इनका कैसा है वो तो आप खुद सुन के फैसला कर ही सकते हैं। हमारा काम था आपसे इनकी मुलाकात कराना। अब एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और बहुत अहम खबर, बड़ी खबर कल से हम आपको दे भी रहे हैं, इसका फॉलो अप भी। यूरोपीय ममालिक हैं बड़े अहम, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, इन्होंने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खबर इस एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं, उसके मुताबिक नॉर्वे के वज़ीर आज़म यूनास गाहर ने इस मौके पर यह कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम नहीं हो सकता। ये वो मौक़िफ़ है जो फ़लस्तीनी इससे पहले देते हैं। ये दुनिया भर के जियो पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग ये बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज़ की बात करें तो उन्होंने भी ये ऐलान किया 28 मई को स्पेन की काबीना फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने की मंजूरी इस हवाले से बाकायदा तौर पर देगी। जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं गज़ा की पट्टी है यहाँ पर और 2 रियासती हल को ख़तरे में डाल रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है। आयरलैंड के जो वज़ीर आज़म है साइमन हैरिस, उनका इस मौके पर कहना था कि स्पेन और नॉर्वे के साथ मिलकर ये इक़दाम करने जा रहे हैं जो आयरलैंड और फ़लस्तीन के लिए एक तारीख़ी और अहम दिन होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है और हमास ने यूरोपीय ममालिक की तरफ से जिसमें ये 3 अहम ममालिक शामिल हैं, फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के इस फैसले का खैर मकदम किया है। उर्दन ने इस इक़दाम को फ़लस्तीनी रियासत की जानिब अहम और ज़रूरी कदम करार दिया है। इसराइल कैसे पीछे रह सकता था? इसराइल ने भी अपनी जहनीत दिखाई, रद्द-ए-अमल दिया और स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया। इस फैसले को उन्होंने ओबियसली बहुत अच्छी निगाह से वो नहीं देख रहे। तनकीद की है। इसराइल की कौमी सलामती के जो वज़ीर हैं उन्होंने मस्जिद अक्सा का दौरा किया और कहा कि मस्जिद अक्सा का दौरा 3 यूरोपीय ममालिक की तरफ से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का रद्द अमल है। यानी कि इसराइल को ये लगता है कि अगर कोई भी यूरोपियन ममालिक या कोई भी दूसरे मुल्क अपनी खुद मुख्तारी का इस्तेमाल करते हुए अपने तय कोई फ़ैसला जो कि ठीक फ़ैसला है वो करेंगे तो ये अपनी ताकत उसे दबाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जानिब कल इसराइली वज़ीर आज़म की एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करने के मुतरादिफ है। वो अब भी ये समझते हैं कि असल दहशतगर्द इसराइल नहीं बल्कि फ़लस्तीन। उनको बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि असल दहशतगर्द तो इसराइल ही है जो कि नस्ल कुशी कर रहा है मजलूम और मासूम फ़लस्तीनियों की। बहुत अच्छा इक़दाम है, बाकी ममालिक को भी इस स्टैंस के लिए सामने आना चाहिए। हम इस पर आपको आगाह रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त फिल वक्त इख्तिताम पजीर होता है। आपसे कल इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।